कंपटीशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इधर हमें दिखता है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, वो स्पेन के जो लोग हैं वो कुछ मतलब खेल खेलते हैं मार्केट के अंदर। क्या खेल खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं। स्पेनिश ऑलिव ऑयल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है मार्केट में। पहले ऑलिव ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो इटालियन मार्केट करता था। कौन सा मार्केट? इटालियन मार्केट करता था। फिर इस इटालियन मार्केट को छीन के स्पेनिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया, और उसकी स्पेनिश ऑलिव की जो डिमांड है वो एकदम तेजी से एकदम पीक पर पहुंच गई 140 और 160 ईयर के अंदर। ठीक है, अब हम कंटेनर की बात करते हैं इधर। तो ड्रेसल 20 कंटेनर का नाम है। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कंटेनर की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी, उसके बेसिस पे इसका कंटेनर का नाम रखा गया है ड्रेसल 20। तो ड्रेसल 20 में स्पेनिश ऑलिव को रखा जाता था, उसमें कैरी किया जाता था। और स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीडेड, किस चीज में सक्सीड होते हैं? ऑलिव ऑयल मार्केट को कैप्चर करने में फ्रॉम इटालियन मार्केट। अब भाई ऐसा क्यों हुआ? स्पेनिश ऑलिव ऑयल ने इटालियन मार्केट को क्यों कैप्चर कर लिया? क्योंकि जो पहले इटालियन के मार्केट के जो लोग थे वो ऑलिव ऑयल को ज्यादा दामों में बेचते थे, पर स्पेनिश ऑलिव ऑयल वालों ने इस चीज का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? उन्होंने जो ऑलिव ऑयल है उसका प्रोडक्शन है उसकी प्राइस तो कर दी कम, मतलब सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, और क्वांटिटी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी कर दी। ठीक है, तो अब भाई प्राइस कम मिल रही है, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है उसमें, तो कौन नहीं खरीदेगा? सब खरीदेंगे। तो सारा जो मार्केट है वो स्पेनिश ऑलिव ऑयल की तरह रहा, और पूरे रोमन एम्पायर में कौन चले गए सबसे हेड पर? स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाले चले गए। फिर आगे क्या होता है? स्पेनिश ऑलिव ऑयल से अफ्रीकन कंट्रोल में कर लेते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, वो अपनी नई टेक्निक अपनाते हैं। नॉर्थ अफ्रीकन से कौन आ जाते हैं? ईस्ट वाले आ जाते हैं, ईस्ट वाले नॉर्थ अफ्रीका से मार्केट छीन लेते हैं। तो ये सारा क्या होता है? बिजनेस होता है ये। ठीक है, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन चल रहे। तो इधर से हम क्या समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे वो एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बिग लैंडओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स competed with each other. Success of Spanish oil growers was the repeated by North African producers. जिस तरीके से स्पेनिश ने अपना सक्सेस पाया, उसी तरीके से नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने अपना सक्सेस पाया। फिर लेटर 425 में नॉर्थ अफ्रीकन के डोमिनेंस टूट जाता है और ईस्ट के लोग आके इस चीज को हाथ में ले लेते हैं। तो मतलब बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है, कभी प्रॉफिट हो जाएगा तो कभी लॉस होना स्टार्ट है। अब हम कुछ अदर जो कंट्री है, रोमन एम्पायर है, उसके कुछ रीजन्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स। अगर हम एम्पायर के वेल्दी पार्ट्स के अंदर देखें तो उन रीजन्स, जो वेल्दी रीजन्स हैं, उनके अंदर जो फर्टिलिटी है किसकी? सॉइल की, वो बहुत अच्छी है। तो मतलब एग्रीकल्चर में तो काम आना ही है। ठीक है, तो कुछ सिटीज हमें कुछ एरियाज दे रखे हैं, जैसे इटली, सिसिली इन इटली, बाइजेशियम, टूनिशिया, बेक्टेशिया। ये सारे जो एरियाज है वो बहुत ही पॉपुलेटेड है और वेल्दीएस्ट पार्ट्स हैं। ठीक है, क्यों है बहुत ही पॉपुलेटेड? क्यों इधर अमीर अमीर लोग रहते हैं? तो हमें इस बात से पता चलता है, हिस्टोरियंस है स्टारबो और प्लिनी, और भी हिस्टोरियंस हैं हमारी बुक में दे रखे हैं, पर जो दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं वो है स्टारबो और प्लिनी। ये बताते हैं कि कंपेनिया जो जगह है वहां पे बहुत ही अच्छी प्रकार की वाइन सेल की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और वीट की अगर हम बात करें तो सिसिली और बाइजेशियम में वीट बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है। अगर हम डेंसली कल्टीवेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, वो है गैलीली। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल की बात करें तो वो बहुत ही अलग अलग स्टेट से आता है, बहुत ही अलग अलग जगहों से बनता है। जैसे फंडी इधर एग्जांपल दिया, जिसे हम मार्केट बोलते हैं आज। ठीक है, तो ये वही एरियाज है जो बहुत ही पॉपुलेटेड है और वेल्दीएस्ट पार्ट है। तो वाइन मिलेगी हमें कंपेनिया के अंदर, वीट मिलेगा हमें सिसिली और बाइजेशियम के अंदर, और डेंसली कल्टीवेटेड एरिया है गैलीली। अगर हम सिटीज के अलावा रूरल एरियाज के साइड या फिर कंट्री साइड की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि जो रोमन टेरिटरी के और अदर एरियाज है वो इतने एडवांस नहीं है जितने हमने पहले देखे। वाइन के अंदर जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज है वो सारे अच्छे तरीके से हो रहे हैं, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं रोमन एम्पायर में जो इतने एडवांस नहीं हुए हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी वहां पर पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं। पेस्टोरल कम्युनिटी क्या होती है? जो हर्डिंग पे एनिमल हर्डर्स होते हैं। ठीक है, एनिमल हर्डिंग करते हैं। और पेस्टोरल कम्युनिटी की कौन सी होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। ठीक है, मूवमेंट्स करते रहते हैं वो लगातार। तो
और ये अपने मूवमेंट्स करते रहते हैं और अपने साथ हर्ट्स, जिन्हें वो मपीलिया कहते हैं, मापीलिया, वो अपने साथ उस मूवमेंट के दौरान कैरी करते हैं। तो कितना फनी सीन है ये कि जब कोई लोग हैं वो जब मूवमेंट कर रहे हैं तो अपना घर भी साथ साथ अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है। पर अगर अगर हम देखें आगे कि जो रोमन एम्पायर है उसके टेरिटरीज में अर्बन सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो मतलब जो रोमन एस्टेट्स हैं वो एक्सपेंड करने लग जाते हैं, कंट्री साइड की तरह मूव करने लग जाते हैं। और नॉर्थ अफ्रीका में भी रोमन एम्पायर का डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो अब रूल स्टैब्लिश हो जाता है तो अर्बन टेरिटरीज क्यों बनाई थी? टैक्स के लिए बनाई थी। अब टैक्स तो अगर वो मूवमेंट करेंगे लगातार एक जगह से दूसरी जगह तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्हें अपना मूवमेंट डिक्रीज करना पड़ा, अपनी एक्टिविटीज डिक्रीज करनी पड़ी, एक परमानेंट सेटलमेंट उन्हें करना पड़ा। ठीक है, एक जगह परमानेंट रहना पड़ा। अब वो मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरियन, वाटर पावर, माइनिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती हैं। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। क्यों? क्योंकि आज भी हम देखें माइनिंग टेक्नोलॉजी मेडिटेरियन सबसे ज्यादा होती है, मेडिटेरियन सी के अंदर। तो मेडिटेरियन सी है वो हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर है। ठीक है। फिर आगे टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस होने स्टार्ट हो जाती है। यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश यूज फॉर द गोल्ड माइंस एंड द सिल्वर माइंस। वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, अपने जो पैसा है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेफली सिक्योर करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता था रोमन एम्पायर। जैसे आज की तरह की बैंक हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, वैसे सेम फैसिलिटीज पहले के लोगों को भी बैंकिंग की दी जाती थी। तो हमने ये सारा देख लिया। अभी इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, पर अगर हम बात करें किसके कारण हो रहा है तो वो सिर्फ किसके कारण है? स्लेवरी के कारण है, मजदूरों के कारण, जो वो गुलाम बना के रखते थे उनके कारण। जो स्लेव्स हैं उनको जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट मानते हैं अपना। ठीक है। तो हम स्लेवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड बोथ इन मेडिटेरियन एंड नियर ईस्ट। मतलब स्लेवरी है वो मेडिटेरियन के साइड भी और जो नियर ईस्ट ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी स्लेवरी का बहुत बुरी तरह मतलब हार्श कंडीशंस थी स्लेव्स की। ठीक है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो मेडिटेरियन के साइड से ईस्टर्न साइड्स में थे वो स्लेवरी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि 4th और 5th सेंचुरी के दौरान क्रिश्चियन रिलीजन आ जाता है। क्रिश्चियन रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है। तो कुछ रिलीजियंस ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लोगों के ऊपर जो हार्श ट्रीटी हो रही है उसको नहीं देख पाते, जो बुरी हरकतें होती हैं उसे कुछ रिलीजियंस नहीं देख सकते, वो हटाना चाहते हैं। पर जैसे क्रिश्चियनिटी एक नया रिलीजन आया तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, उन्होंने स्लेव्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बात भी हमें इसमें बता रखी है। फिर हमने ऑगस्टस के बारे में पढ़ा। तो ऑगस्टस के टाइम पीरियड में 7.5 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें से 3 मिलियन तो स्लेवरी थी। तो इधर हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन थी। तो हर फैमिली के पास, हर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्लेव्स थे, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में स्लेव्स थे, नंबर्स में स्लेव्स थे। स्लेव्स वर इन्वेस्टमेंट, स्लेव्स इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते थे वो। ठीक है। जिसके पास ज्यादा स्लेव्स हुए उसका इन्वेस्टमेंट, उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चला। तो ये इनका मानना था लैंड ओनर्स का। तो रोमन अपर क्लास ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव, जो अपर क्लास के जो वेल्दी पीपल्स थे वो बहुत बुरी तरह पेश आते थे। किसके साथ? स्लेव्स के साथ। पर जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कंपनशनेट थे। क्यों? मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से रहते थे स्लेव्स के साथ, वो इतनी ब्रूल हार्श तरीके से नहीं रहते थे स्लेव्स के साथ। और इस चीज का हमें एग्जांपल मिला है स्टोरी ऑफ टेटस से। स्टोरी ऑफ टेटस में से दे रखा है कि एक स्लेव है जिसने अपने लैंड ओनर का मर्डर कर दिया। ठीक है। अब उधर एक कानून था कि अगर कोई स्लेव अपने लैंड ओनर को मार देता है तो उस लैंड ओनर के नीचे जितने भी स्लेव्स थे उस फैमिली के, उन सबको मारा जाएगा। ठीक है। तो जब मारने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जब मारने लगे जो लैंड ओनर्स उन्हें स्लेव्स को, तो ऑर्डिनरी पीपल्स ने इस चीज के अगेंस्ट में गए, इस लॉ के अगेंस्ट में गए और बोले हम इस स्लेव्स को नहीं मारने देंगे। तो मतलब इस स्टोरी से हमें पता चल जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल कितने कंपनशनेट थे स्लेव्स के प्रति। फिर आगे हमें पता चला 1st सेंचुरी पीस टाइम स्लेव्स की डिक्लाइन, मतलब स्लेव्स की जो पॉपुलेशन है वो कुछ टाइम में ऐसे हो जाती है, वो बहुत ही कम पड़ जाती है स्लेव्स की पॉपुलेशन। ठीक है। मतलब स्लेवरी है अब वो कम पॉपुलेशन में नंबर में होती है। तो उससे क्या होगा? पहले स्लेवरी को इन्वेस्टमेंट माना जाता था, अब लैंड ओनर के पास क्या होगा? बिजनेस में कुछ घाटा होगा। क्यों? स्लेवरी कम, स्लेव्स की पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो चुकी है।
तो अब लैंड ओनर ने क्या सोचा, स्लेव ब्रीडिंग करवाते हैं या फिर लेबर की वेज बढ़ाते हैं। स्लेव ब्रीडिंग क्या होती है कि जैसे हमें पता है कि भाई पहले ऐसा माना जाता था जो राजा का बेटा होगा राजा ही बनेगा, जो जो भी इंसान किसी चीज की जॉब करता है तो उसका बेटा भी वही जॉब करेगा, ये सेम था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो हस्बैंड वाइफ हो वो दोनों स्लेव्स ही रखें ताकि उनके बेटे भी स्लेव्स ही पैदा हो। तो एक तो ये टेक्निक अपना सकते थे, दूसरी जो लेबर्स हैं उनकी इनकम ज्यादा बढ़ा दे, उनकी जो सैलरी है वो ज्यादा बढ़ा दे। फ्री लेबर एम्प्लॉयड इन पब्लिक एरियाज। अब जो पब्लिक एरियाज है, पब्लिक वर्क है, पब्लिक वर्क किसके अंडर में आएगा, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट है वो अब एम्प्लॉयमेंट देती है फ्री लेबर्स को। फ्री लेबर्स कौन है, अब हमने देखा पॉपुलेशन है, नंबर्स है स्लेव्स का वो डिक्लाइन कर जाता है, तो स्लेव्स की कमी आ जाती है, तो स्लेव्स अपने आप की जो सैलरी है वो बढ़ाने लगते हैं। अब जो स्लेव्स हैं वो एक्सपेंसिव होने लगे हैं, तो इनका जितना भी एक्सपेंडिचर वो कौन संभाल सकता है, गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो लैंड ओनर्स इतना ज्यादा लेबर्स को, इतने सारे स्लेव्स को अपने अंडर में तो नहीं रख सकते, तो वो लेबर्स है वो पब्लिक वर्क्स में स्टार्ट कर देते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट अपनी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो लेबर्स हैं और जो स्लेव्स हैं उनका जो ग्रुप है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है। आगे क्या देखते हैं, नाउ लैंड ओनर यूज स्लेव्स एज बिजनेस मैनेजर। अब जो लैंड ओनर है वो स्लेव्स को बिजनेस मैनेजर के तौर पे देखते हैं। बिजनेस मैनेजर मतलब वो अपना बिजनेस संभाल पाए, इसके लिए बिजनेस संभालने के लिए स्लेव्स को रखा जाता है। तो धीरे धीरे स्लेव्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस लैंड ओनर के सामने बढ़ती है थोड़ी सी। रोमन एग्रीकल्चर राइटर पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। जो रोमन एम्पायर के जो राइटर्स थे उन्होंने इस चीज पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया। जैसे हमें दो राइटर्स के बारे में, अभी दो स्टोरियंस के बारे में देखिए, कोलुमेला। ठीक है, कोलमेला जो फर्स्ट सेंचुरी के राइटर है स्पेन से, वो बताते हैं कि लैंडोनर्स के पास एक रिजर्व स्टॉक होना चाहिए टूल्स का और इम्प्लीमेंट्स का। मतलब जैसे हमने ये कंडीशन पढ़ी कि अभी स्लेवरी की जो पॉपुलेशन है, जो स्लेवरी का जो नंबर है वो किस तरीके से डिक्लाइन होता जा रहा है, तो इसीलिए अपने बिजनेस में लॉस नहीं होने के लिए लैंड ओनर्स को टूल्स रखने चाहिए, अपने साथ इम्प्लीमेंट्स रखने चाहिए, मशीनरीज रखनी चाहिए, ताकि वो जो कमी है स्लेव्स की वो ये टूल्स पूरी कर सके। लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स। क्यों रखी, ये हमने पढ़ लिया कि अगर स्लेव लेबर की कमी आ जाए कभी भी तो टाइम भी बर्बाद हो रहा है, आपकी जो चीजों की कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आपके बिजनेस में घाटा भी हो रहा है। तो एम्प्लॉयर्स मस्ट बी सुपरविजन ऑन देयर वर्क्स। एम्प्लॉयर्स है अपने काम में सुपरविजन रखना चाहिए। किस चीज का सुपरविजन, जैसे हर काम में वर्कर्स को डिवाइड कर देना चाहिए, स्लेव्स को डिवाइड कर देना चाहिए ग्रुप के अंदर कि भाई ये ग्रुप है वो ये काम संभालेगा, दूसरा ग्रुप है वो बी काम संभालेगा। तो ये सारे गैंग्स में इनको डिवाइड कर देना चाहिए वर्कर्स को। तो ये है कोलोमेला जो राइटर है स्पेन के, उनके अकॉर्डिंग ये बात है। ठीक है, अब क्या कंडीशंस थी स्लेव्स की, क्या क्या अपनाए जाते थे टेक्निक्स, वो तो रोमन एम्पायर के लोग ही जाने। नेक्स्ट राइटर है, हिस्टोरियन है, एक वेल ऑथर है नेचुरल हिस्ट्री बुक के, प्लिनी है उनका नाम। तो प्लिनी है वो थोड़ा स्लेव्स की कंडीशंस के ऊपर दुख अपना पेश आते हैं कि भाई ये जो तरीका अपनाया जा रहा है स्लेव्स के ऊपर वो बहुत ही गंदा है। कैसे, एक अलेक्जेंड्रिया जो सिटी थी रोमन एम्पायर की, उसमें जो फैक्ट्रीज थी फ्रैंक लेसन, जहाँ पे परफ्यूम का यूज होता था, ठीक है, परफ्यूम की फैक्ट्रीज थी, वहां पे बताते हैं कि जो स्लेव्स हैं जब वो काम करने जाते हैं फैक्ट्रीज में तो उनको अलग कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे मास्क पहनाया जाता है, एप्रोन्स बनाए जाते हैं, तो अलग ड्रेस का यूज करते हैं वो। फिर जब वो स्लेव्स काम करके बाहर आते हैं तो फिर उन्हें अपने कपड़े खुलवाए जाते हैं, ड्रेस चेंज करवाई जाती है। तो ये जो तरीका है ये अलग है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं कि कुछ मतलब एक जो फैक्ट्रीज है उनमें लॉस है 398, लॉ 398, उसके अकॉर्डिंग ये है कि वर्कर्स को पहचानने के लिए उनको ब्रांड, उन पे हॉलमार्क्स कर देने चाहिए ताकि हम पहचान जाए। जैसे हम किसी ब्रांड का नाम देख लेते हैं, किसी बुक का नाम, जैसे कोई क्लासमेट बुक है तो उस बुक का नाम हम कैसे पहचानते हैं, क्लासमेट के ब्रांड से पहचानते हैं, या फिर किसी दूसरी कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो उसी हिसाब से वर्कर्स को एक ब्रांड के तौर पे यूज किया जाता है, उनके ऊपर हॉलमार्क्स किए जाते हैं पहचानने के लिए। तो ये बहुत ही गंदी कंडीशंस थी स्लेव्स की। कुछ आगे हम देखते हैं मैनी प्राइवेट एम्प्लॉयर, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं जो स्लेव्स को काम पे रखते हैं, वो स्लेव्स को ऐसा मानते हैं कि उनका कर्जा है, उन्होंने हमसे कर्जा लिया है और वो अपना कर्जा पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए ये स्लेव्स हमारे लिए सर्विस करते हैं।
ठीक है, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये स्लेव्स पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमसे कुछ कर्ज ले रखा है और उस कर्ज को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए ये हमें जिंदगी भर सर्विस देंगे। तो जो पेरेंट्स हैं, जो स्लेव्स के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को 25-25 सालों तक उधर भेज देते हैं कि भाई तुम रखो, इनसे जो सर्विस करवानी है वो करवाओ। तो 25 सालों तक वो अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों से दूर रहते हैं। तो ये बहुत ही गंदा तरीका अपनाया जाता था। ऐसी कोई कोई मेंटेलिटी नहीं थी, कोई ऐसा लोन नहीं लिया जाता था, पर उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था कि तुमने हमसे कर्जा ले रखा है और वो कर्जा चुकाने के लिए तुम हमारे लिए जिंदगी भर सर्विस करोगे। ठीक है, तो ये हमने स्लेवरी की कंडीशंस इधर देख ली है। अब आगे हम मूव करते हैं सोशल हायरार्कीज के ऊपर। मतलब सबसे ऊपर किसकी पोस्ट थी, आगे फिर किसे माना जाता था। तो कुछ है पोस्ट, हमें एक राइटर है, एक हिस्टोरियन है, उसने बताई है, टेस्टस नाम है उनका। डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द ओनली एम्पायर। उनके हिसाब से ये हायरार्कीज थी जो रोमन एम्पायर के अंदर अपनाई जाती थी। फर्स्ट पोस्ट दी जाती थी सीनेटर्स की। सीनेटर्स हमने पढ़ लिया, वेल्दी क्लास का ग्रुप है, वेल्दी जो अमीर घर के लोग हैं उनका ग्रुप है। सेकंड थी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्विस्टेरियन क्लास। इक्विस्टेरियन क्लास के लीडिंग मेंबर्स, अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम आजकल नाइट्स भी बोलते हैं। नाइट्स कौन, हु वर द हॉर्समैन, जो घुड़सवार होते हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, जो घोड़ों की राइड करते हैं, उन वो। अब ये भी बहुत अमीर होते हैं, तो भाई हम ये भी बोल सकते हैं कि इनको सीनेटर्स के अंदर क्यों नहीं रखा गया। सीनेटर्स और जो हॉर्समैन, उनके बीच में यही मेन है डिफरेंस कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर भी काम करते हैं। द रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, थर्ड है वो सेक्शन जिसको हम मतलब सबसे ज्यादा इज्जत मिलती थी, ठीक है, वो थर्ड पोस्ट पे रखे जाते थे। फोर्थ, दोज अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस, मतलब वो लोग चाहे वो वेल्दी हो चाहे नहीं हो, पर वो अमीरी घरानों से उनका कुछ जुड़ाव था, उनको फोर्थ नंबर पे रखा जाता था। फिफ्थ, उनको रखा जाता था सोडिडा या फिर लोअर क्लास, अनकेप्ट लोअर क्लास, मतलब फालतू लोग थे, वो एकदम फ्री लोग थे, जो कोई काम काज नहीं करते थे, कोई घर परिवार से मतलब नहीं है उनको, एकदम फ्री फालतू लोग थे, जो सर्कस में चले जाते थे कभी, या फिर थिएटरिकल डिस्प्लेस में चले जाते थे, मूवीज देखने चले जाते थे, अपना एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट बस यही करते थे, कोई काम काज नहीं करते थे। और सिक्स्थ में किसे रखा गया है, स्लेव्स को रखा गया है। ठीक है, तो स्लेव्स को सबसे नीचे ही नीचे रखा गया है, और हमें पता है जो रोमन एम्पायर है उसकी पूरी इकोनॉमी स्लेव्स के ऊपर डिपेंड है, तो मेरे हिसाब से तो स्लेव्स को सबसे पहले रखना चाहिए, पर इन्होंने सबसे लास्ट में रखा है स्लेव्स को। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके टेसिटस है, उनके अकॉर्डिंग है, ये इस हिस्टोरियन और राइटर के अकॉर्डिंग। अगर हम रोमन एम्पायर के सिटीजन्स को हमारी तरीके से या बुक के हिसाब से देखें, तो इस सोसाइटी को दो तरीके की क्लासेस में डिवाइड है, प्लेबियंस और पैट्रिशियंस। प्लेबियंस वो होते हैं जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, कॉमन लोग कौन से, जैसे फार्मर्स, सिटीजन्स, लेबरर्स, सोल्जर्स ऑफ रोम, इन सबको प्लेबियंस बोला जाता है। मतलब जितने भी सिटीजन्स पैट्रिशियंस को छोड़ के। अब पैट्रिशियंस कौन सा है, रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली रोम। अर्ली रोम को जो क्लास रूल करती थी वो पैट्रिशियंस में आएंगे। और अब हमें पता है जो रूल करते हैं या फिर जो वेल्दी क्लास के लोग हैं वो बहुत ही स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, स्मॉल परसेंटेज ऑफ एम्पायर होते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, और ये लोग सारी पावर्स को एंजॉय करते हैं, मतलब इनके पास सारी पावर्स होती हैं। तो ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं इधर, जो ऊपर की हमने 4 पोस्ट पढ़ी इनके बारे में बात करें, वेल्दी क्लास के लोगों की बात कर रहे हैं, सिनेटर्स की और किंग की बात कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जिनके पास पावर्स होती है, रूल करते हैं रोमन एम्पायर पे, इनकी बात करते हैं हम पैट्रिशियंस में। और प्लेबियंस में कॉमन लोगों की बात करेंगे, सिटीजन्स की। तो ये हमने कहानी पढ़ी थी अर्ली एम्पायर की। अब हम लेट एम्पायर की बात करेंगे। लेट एम्पायर हमने पढ़ लिया, 3rd सेंचुरी के बाद में जो एम्पायर रूल हुआ था उसको हम लेट एम्पायर बोलेंगे। फर्स्ट टू ग्रुप्स मेंशन्ड बाय टेस्टस, यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। हमने जो 2 फर्स्ट ग्रुप पढ़े थे टेस्टस के, जिसने मेंशन किया था राइटर ने, ये जो ग्रुप्स हैं वो यूनिफाई हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं एरिस्टोक्रेसी। मतलब ये लोग हाथ मिला लेते हैं और ये एक्सपेंड होना स्टार्ट करते हैं, ये पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। हाफ फैमिलीज वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन, और ये जो अमीरी जो वेल्दी पीपल है इनकी जो आधी फैमिलीज है वो अफ्रीका से है और ईस्टर्न साइड के लोगों से है। ये वेल्दी तो हो जाते हैं पर इनके पास इतनी पावर्स नहीं होती है, मतलब पावर्स तो होती नहीं है, बहुत ही ना के बराबर होती है। तो भाई पावर किसके पास होगी इनमें से,
तो मिलिट्री एलाइट्स ऑफ नॉन एरिस्टोक्रेटिक, उन मतलब मिलिट्री के पास पावर होगी कंट्रोल करने की जो नॉन एरिस्टोक्रेटिक है, मतलब जो वेल्दी क्लास के लोग नहीं हैं उनके पास मिलिट्री, जो मिलिट्री होगी नॉन वेल्दी क्लास की उनके पास पावर होगी। आगे हम देखते हैं हिस्टोरियन ओलंपियोडोरस टेल अस एरिस्टोक्रेसी ड्रू एनुअल इनकम ऑफ अप टू 4,000 पाउंड ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर एस्टेट्स। हमें इधर से ये पता चलता है कि अपनी संपत्ति किसकी, वेल्दी क्लास के जो लोगों की जो संपत्ति है वो हर साल कितनी इनकम जनरेट करते हैं, 4,000 पाउंड गोल्ड की इनकम जनरेट करते हैं। तो इधर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने अमीर बन चुके थे वो। फिर आगे हम देखते हैं द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ लेट एम्पायर ब्रॉक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज। अब इधर हम देख सकते हैं कि इतना ज्यादा सोना वो कमाते हैं, तो जब कॉन्स्टेंटाइन एम्परर बने, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन उस टाइम के एम्परर थे, वो आते हैं और मॉनेटरी सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर देते हैं, जो करेंसीज उनको चेंज कर देते हैं, पहले सिल्वर के कॉइन यूज होते थे, अब गोल्ड के कॉइन यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो इधर से हम देख सकते हैं वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते हैं कि हम गोल्ड के कॉइन यूज करते हैं। दूसरी थिंग, सिल्वर की कमी आ जाती है, इतने सालों से सिल्वर का यूज हो रहा है लगातार, तो सिल्वर की उधर शॉर्टेज पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, इसलिए गोल्ड के कॉइन्स को यूज किया जाता है। अब ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द हायर एंड द मिडिल क्लास, तो जो बड़ी हायर क्लासेस के लोग थे, मिडिल क्लासेस के जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स जैसे आज के जमाने में ब्यूरोक्रेट्स किसे बोलते हैं, जैसे सीबीआई हो गई, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये जो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं जॉब्स के ऊपर, इन सबको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स की भी वेल्थ है वो ज्यादा बढ़ने लग जाती है, प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी सैलरीज गोल्ड कॉइन्स में आने स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपनी एसेट्स में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन खरीदने में, इन सारी चीजों में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब इतने सारे लोग अमीर हो रहे हैं, तो एक चीज तो पक्का सब चीजों में होनी है, वो है करप्शन। करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, और दो मोस्टली चीजों में करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में हमें पता ही है किस तरीके से करप्शन बढ़ सकता है वहाँ। और दूसरी चीज मिलिट्री सप्लाईज में, मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, हमें भी पता है क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, मिलिट्री की गन्स वगैरह हुआ, उस मतलब उस टाइम की गन्स तो नहीं, पर जो वेपन्स उनके यूज, हथियार यूज करते थे, वो सारी चीजों में भी करप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि गवर्नमेंट ट्राई टू कब, इधर लिखा हुआ है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं चाहती भाई करप्शन हो रहा है तो होने दीजिए, गवर्नमेंट भी कर मतलब कम करना चाहती है इस करप्शन को। गवर्नमेंट बहुत हद तक मतलब इतनी सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशंस लाती है गवर्नमेंट कि करप्शन कम होए। तो ये हमने पढ़ लिया सोशल हायरार्कीज के बारे में और उनके वेल्दी क्लास के लोगों के बारे में, कैसे लोग हैं वो अब धीरे धीरे अमीर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा राजा के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो राजा है उसका व्यवहार कैसा था। तो रोमन स्टेट डिसेंट वाज रियली एक्सेप्टेड और टॉलरेटेड। ये किसकी बात की गई है, ये राजा की बात की गई है, किंग की बात की गई है कि भाई अगर मान लीजिए किंग ने कोई नया रूल ला दिया, ठीक है, अब वो लोगों को तो जचा नहीं, मान लीजिए हम में से किसी को कोई वो जो राजा रूल लाया उसमें मतलब मजा नहीं है कि भाई राजा ये जो रूल है ना वो चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना गंदा रूल आप ला कैसे सकते हो, इसमें तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। तो ये जो डिसेंट जिस तरीके से हम पैसा रहे हैं, मतलब राजा की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, राजा के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो राजा उस चीज को एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, उस चीज को टॉलरेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और इसका जवाब कुछ पनिशमेंट के साथ ही देता है राजा। अब प्रोटेस्ट वॉर्स रेस्पॉन्डेड विथ वायलेंस। मान लीजिए कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है, राजा ऐसा कानून ला देता है जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जचता नहीं है, और वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते, स्ट्राइक स्टार्ट कर देते राजा के अगेंस्ट में कि हमें ऐसा राजा बिल्कुल नहीं चाहिए, ये कानून हटाओ, इस राजा को भी हटाओ। तो इस तरीके की अगर चीज हो जाए तो राजा हमेशा उनको किस तरीका का जवाब देता है, वायलेंस के साथ जवाब देता है, उधर लड़ाई करके वो जवाब देता है उन लोगों को, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग, अब ये जो हालात चल रहे थे इससे तो क्या हो सकता है, रोमन एम्पायर है वो, उसी के लोग रोमन एम्पायर के बीच में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, तो रोमन एम्पायर तो टूट जाएगा, उसकी जो यूनिटी बन के रहनी है वो तो रोमन एम्पायर में रहनी नहीं वाली। तो कुछ रोमन लॉस लाए गए, मतलब रोमन लॉ बना 4th सेंचुरी के दौरान कि सब लोगों पे, राजा को भी इंक्लूड करके गरीबों तक, सबको एक ही लॉ होगा, एक ही कानून होगा, इसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी। तो जो एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन फियरसम एम्परर्स, जो राजा जो बहुत ही क्रूर थे, ठीक है, बहुत ही मतलब लोगों पे, कुछ राजा जैसे जैसे हमारे ही देख लो औरंगजेब टाइप के जो राजा हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ये चीज है वो भारी पड़ा,
और वो इस चीज को तोड़ते भी थे, वो कानून वानून कुछ नहीं मानते थे, वो सोचते हैं भाई नहीं, हम तो राजा हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था राजा का बिहेवियर लोगों के प्रति। अब लेट एंटिक्विटी की तरफ हम चलते हैं। लेट एंटिक्विटी क्या है? इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ रोमन एम्पायर। हमें पता है इतिहास जिस तरीके से स्टार्ट होता है उसी गति से वो हर बार गिरता भी है, ठीक है। तो रोमन एम्पायर ने बहुत अच्छी तरीके से अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, अच्छे तरीके से इवोल्यूशन भी हुआ, उसमें एक्सपांड भी बहुत पीक तक हुआ, पर उसी तरीके से वो ब्रेक भी अब टुकड़ों में होगा। उसका जो ब्रेकअप है रोमन एम्पायर का, वो भी बहुत ही तेजी से होने वाला है। तो इधर से हम पहले थोड़ा सा इवोल्यूशन देखेंगे। भाई इवोल्यूशन तो हमने देख लिया रोमन एम्पायर का, कि वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, स्लेव्स थे, बड़े बड़े वेल्दी पीपल्स थे, कितनी उनकी इनकम जनरेट होती थी, तो गोल्ड के कॉइन्स यूज करते थे, ये तो हमने देख लिया। पर अब रोमन एम्पायर टुकड़ों में बिखेरने वाला है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बिखेरता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कल्चरल एडवांसमेंट एंड रिलीजियस इंटरफेयर। कल्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, लोगों के रिलीजियन में कुछ चेंजेस आते हैं। क्रिश्चियन एम्पायर, क्रिश्चियन ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है, वो कैसे बनता है आगे हम देखेंगे। और लेट रोमन एम्पायर रिफर्स बोल्डली टू 4th to 7th सेंचुरीज। और ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? लेट रोमन एम्पायर से स्टार्ट हो जाती है, 4th to 7th सेंचुरीज तक ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 5th सेंचुरी तक तो आते आते रोमन एम्पायर टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। चेंजेस इन द कल्चर एंड इकोनॉमी, कल्चर में भी चेंज होता है और इकोनॉमी में भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सारी चीजें पीक पर मतलब एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। फिर भाई रोमन एम्पायर कैसे टूटा? इतनी सारी चीजें हो रही तो रोमन एम्पायर टूटा कैसे? तो ये भी हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें किंग के बारे में बात कर लेते हैं, डाइक्लोशियन। ये किंग है जिन्होंने लेट 3rd सेंचुरी से लेके अर्ली 4th सेंचुरी तक रूल किया, 284 से 305 तक। ये थोड़ा हम रोमन एम्पायर की तरफ ध्यान देते हैं। इन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा रोमन एम्पायर है, ये कभी भी टूट सकता है, ठीक है। कोई भी राजा, कोई भी दूसरा एम्पायर आके हमारे रोमन एम्पायर को कहीं से भी, हमें क्या पता चले कब लड़ाई हो जाए, इतने बड़े एम्पायर को हम कैसे नहीं पहचाने, कैसे कंट्रोल में करें। तो उन्होंने इस एक्सपांशन को ऑब्जर्व किया और कटबैक किया। कटबैक क्या किया? उसने उन टेरिटरीज को हटा दिया जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम थी। मतलब भाई वो टेरिटरीज को उन्होंने हटा दिया जो काम की नहीं है, मतलब उधर से जो टैक्स है वो भी बहुत कम आ रहा है, मतलब उन टेरिटरी से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा रोमन एम्पायर को, तो उन टेरिटरीज को तो उन्होंने हटा दिया, ठीक है। फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, अब अपने फ्रंटियर्स मतलब दीवारें बनाने, एक किला बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि भाई यहाँ तक ही रोमन एम्पायर की बाउंड्री होनी चाहिए। उन्होंने बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दी, दीवारें बनाना स्टार्ट कर दी, अपने एक किला बना लिया रोमन एम्पायर को, ठीक है। तो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अब हमने देख लिया इन टेरिटरीज को रिमूव कर दिया गया, तो उसने अपने हिसाब से जो जो टेरिटरीज इंपॉर्टेंट थी, जहां से टैक्स भी अच्छा आता है, रेवेन्यू अच्छा कलेक्शन होता है, और जो इंपॉर्टेंट भी है उन टेरिटरीज को रखा गया, और रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज है उन्हें वापस ऑर्गेनाइज किया और फोर्टिफाइड दीवारें बनाना स्टार्ट कर दी। सेपरेटेड सिविलियंस फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस, मतलब जो मिलिट्री के जो सैनिकों के कामकाज हैं, डाइक्लोशियन ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया बाउंड्रीज के ऊपर, और नेक्स्ट है मिलिट्री के ऊपर। उन्होंने मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कैसे? पहले तो हम देख लेते हैं सिविलियंस। सिविलियंस कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में या फिर जो गवर्नमेंट के कामकाजों में जो मदद करते हैं, जैसे सेनेटर्स मान लो, या फिर जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको मिलिट्री से दूर रखा गया कि भाई तुम मिलिट्री के फंक्शन में मत आओ, सैनिक कुछ भी करें, ठीक है, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, आर्मी कुछ भी कर सकती है, उससे तुम मतलब मत रखो। ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनके मिलिट्री कमांडर्स को ड्यूक्स बोला जाता है, तो मिलिट्री कमांडर्स हैं ड्यूक्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई। किस चीज की? डिसीजन टेकिंग पावर की, कि अगर आप लोग हमारे जो एम्पायर के हित में या फिर फेवर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इसके कुछ डिसीजन का वेट मत कीजिए कि भाई हम गवर्नमेंट से जाके पूछेंगे कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपके पास पूरी पावर है, पूरी ऑटोनॉमी है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हुई। फिर आगे ये तो था किसके टाइम का? डाइक्लोशियन के टाइम का। क्या क्या उन्होंने? टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज किया, बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया और मिलिट्री को पूरी पावर दे दी। फिर आते हैं कॉन्स्टेंटाइन, उनके बाद में उन्होंने तो ऊपर के जो चेंजेस कर रखे हैं ये तो अपनाए और अपने कुछ चेंजेस और किए ऐड। उन्होंने इंट्रोड्यूस न्यू डिनोमिनेशन, एक नई डिनोमिनेशन स्टार्ट कर दी, जैसे हमारे इधर मोदी जी ने नई डिनोमिनेशन स्टार्ट की,
ब्लैक मनी के लिए। ठीक है, तो उसने कॉन्स्टेंटाइन ने ब्लैक मनी के लिए नहीं की थी, पर उन्होंने एक नई डिनोमिनेशन स्टार्ट की। उन्होंने सोलिडियस, ये क्या है सोलिडियस, ठीक है, ये कॉइन उन्होंने नया इंट्रोड्यूस, और उसमें क्या था 4.5 ग्राम का गोल्ड था कि भाई अब ये नई डिनोमिनेशन हमारे स्टेट में चलने वाली है। तो उन्होंने थोड़ा इकोनॉमिक की तरफ भी ध्यान दिया। फिर क्या किया कॉन्स्टेंटाइन ने, एक नई कैपिटल बना दी। पहले कौन सी कैपिटल थी, पहले तो रोम चल रहा था, एक नई कैपिटल बना दी ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में एक नई कैपिटल बना दी, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक नई कैपिटल बना दी। अब हमें पता है एक नई कैपिटल मतलब वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो रोम है, इधर से हम देख सकते हैं जो रोम है, जो रोमन एम्पायर है, उसको दो चीजों में डिवाइड कर रखा है। अब रोमन एम्पायर एक तो वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वेस्टर्न पार्ट तो जहां पे रोम है वो कैपिटल रहेगी, और ईस्टर्न पार्ट में कौन कैपिटल रहेगी, कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल रहेगी। तो रोम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वहां की गवर्नमेंट रोम में रहेगी, और ईस्टर्न पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटिनोपल में रहेगी। जैसे इंडिया के गवर्नमेंट का मेन सेंटर का है दिल्ली, तो वैसे ही अब रोमन एम्पायर की दो जगह बन चुकी हैं। तो ये था। अब न्यू कैपिटल बनेगी तो न्यू सेनेट लाएंगे, गवर्नमेंट को हेल्प करवाएं। उनके उन्हीं तो सेनेट्स होंगे जो गवर्नमेंट में डिसीजन में पावर में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान दे, टैक्सेशन में ध्यान दे। तो इस चीज के लिए नई कैपिटल में नई सेनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 4th सेंचुरी में गवर्निंग क्लास का एक्सपांशन होता है। मतलब गवर्निंग क्लास किसकी, जो गवर्नमेंट को मदद कराए, जैसे ब्यूरोक्रेट से मान लीजिए आप। तो 4th सेंचुरी में गवर्निंग क्लास का एक्सपांशन होता है, दो दो कैपिटल्स बन चुकी हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हमने देख लिया डायक्लोशियन ने टेरिटरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, मिलिट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, तो वैसे ही कॉन्स्टेंटाइन ने किसका ज्यादा ध्यान दिया, गवर्निंग क्लास गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि भाई कंट्री की गवर्नमेंट को अच्छे से पेश आना चाहिए। तो एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएगी, एक्सपांशन हुआ ब्यूरोक्रेट्स का, उन सब का। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसका कहने का मतलब है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाई जाती है। जैसे इसने डिनोमिनेशन चेंज कर दिया, सोलिडियस लाया गया, 4.5 ग्राम का गोल्ड लाया गया, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही स्टेबिलिटी लाई गई, और जो पॉपुलेशन है उसमें वो भी बढ़ती जा रही थी। तो इस सारी कारणों का क्या हो रहा था, एक रिजल्ट निकल रहा था, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन सब में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आर्कियोलॉजी का एक रिकॉर्ड्स है, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रिकॉर्ड दिया है हमें, रूरल इस्टेब्लिशमेंट नोट इन सिटी। अब हम कह देते हैं कि भाई जो कॉन्स्टेंटाइन है या फिर जितने भी जो एम्परर्स हैं वो आए, तो उन्होंने सिर्फ सिटीज में ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि उन्होंने रूरल एरियाज में, जो गांव के एरियाज जहां से उन्हें लगता है कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं, वहां पे भी उन्होंने अपना कैपिटल इनपुट मतलब पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जैसे गांव में हमें ऑयल प्रेसेस, जहाँ पे तेल निकालने की फैक्ट्रीज, ग्लास बनाने की फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें गांवों में स्टार्ट दी जाती है। तो इधर से ये हमें पता चल गया कि भाई गांवों में भी ऐसा कुछ हो रहा था। अब हमें पता चलता है स्क्रू प्रेसेस, बॉइलिंग वाटर मिल्स, ये जो जितनी भी हमने टेक्नोलॉजीज ऊपर भी पढ़ी थी हमने पहले भी, तो ये सारी टेक्नोलॉजी से भी प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है रोमन एम्पायर में। रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न ट्रेड, पहले क्या था कि जो रोमन एम्पायर है ईस्ट साइड में ट्रेड करता था, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड, तो इंडिया के साइड बोल दो, तो यहाँ पर ट्रेड अच्छे से हो रहा था, पर बीच में कुछ कारणों से ये ट्रेड रुक चुका। तो इस ट्रेड को वापस रिस्टोर किया गया, रिवाइवल मतलब रिस्टोर किया गया, इस ईस्टर्न ट्रेड को वापस स्टार्ट कर दिया गया। अर्बन प्रोस्पेरिटी बढ़ती है रूरल एरियाज में। अर्बन प्रोस्पेरिटीज बढ़ना मतलब अर्बन लोग हैं उनकी प्रोस्पेरिटीज, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में लोग वेल्दी बन रहे थे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा था। ठीक है, तो अर्बन की प्रोस्पेरिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। किस कारण से बढ़ती है, वो सिर्फ रूरल एरियाज के कारण बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया वहां पे ऑयल प्रेसेस, फैक्ट्रीज, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करती है, फैक्ट्रीज के ऊपर ही तो सारी चीजें ट्रेड होगा, तो क्या कर लेंगे रूरल वाले। ठीक है, तो बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो रूरल एरियाज में थे, अर्बन एरियाज में थे, उनको फायदा मिला, उनकी प्रोस्पेरिटी होने लगी अर्बन सेंटर्स की। किस कारण हो, वो सिर्फ रूरल के कारण है, मतलब गांव के कारण है। न्यू आर्किटेक्चर लग्जरी, नए नए बिल्डिंग्स, अलग अलग फॉर्म्स की बिल्डिंग्स बनाई गई, भाई टेक्नोलॉजीज तो बढ़ रही है, तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई और लग्जरी लाइफ जीने लगे लोग। ठीक है,
इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, जैसे जैसे हम लग्जरी लाइफ का विचार कर रहे हैं वैसे उनकी लाइफ में भी अलग अलग लग्जरीज आने लगी। रूलिंग एलाइट्स वेल्दियर एंड पावरफुल, जो रूल करने के जो लोग थे ना, जैसे हम सेनेटर्स की बात कर ले, ब्यूरोक्रेट्स की बने, तो वो बहुत ही वेल्दी बनने लगे, पावरफुल बनने लगे। इतने तो वो कभी बने ही नहीं, इतने वेल्दी बनने लगे, वो इतनी पावर्स आ गई उनके पास। और एक एग्जांपल हमें मिलता है कि इजिप्ट है, वो रोमन एम्पायर को 2.5 मिलियन सॉलिडी पर ईयर का टैक्स देती है। तो भाई एक अकेला इजिप्ट इतना अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4.5 से, या फिर यही समझ लो 2.5 मिलियन सॉलिडी मतलब गोल्ड, इतना ज्यादा गोल्ड वो हर साल का टैक्स देती है रोमन एम्पायर को। तो इधर से तो हम इकोनॉमी का अंदाज लगा सकते हैं कि भाई कितने ज्यादा अमीर होंगे, कितनी लग्जरी लाइफ वो जी रहे होंगे। ठीक है। Let's continue with the late antiquity topic of our history chapter 3। तो हमने ग्रीक और रोमन्स के बारे में पढ़ लिया था कि भाई पहले तो हमने क्या पढ़ा था, एम्परर्स के बारे में पढ़ लिया था कि डायक्लोशियन एम्परर थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी के एक्सपांशन, बाउंड्रीज को शॉर्ट करना, ये सारी चीजें, और मिलिट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। फिर कॉन्स्टेंटाइन आए, कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई डिनोमिनेशन लाए, एक नई कैपिटल लाए वो, और गवर्निंग क्लासेस को भी उन्होंने बढ़ाया, अर्बन प्रॉस्पेरिटीज की। तो ये सारी चीजें तो हमने एम्परर्स की देख ली। अब फिर हमने एक और बात की थी आगे कि हम जैसे जैसे इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, तो इकोनॉमी तो हमने पढ़ ली कैसे फायदा हो रहा है, तो आगे हम पढ़ेंगे भाई कल्चर में क्या हुआ। ठीक है, कल्चर में कैसा चल रहा था रोमन एम्पायर्स का। तो फिर ग्रीक्स और रोमन्स मोस्टली थे, हमें पता है ग्रीक्स और रोमन्स मोस्टली उधर थे रोमन एम्पायर के अंदर। तो वो पॉलिथिस्ट थे। पॉलिथिस्ट मतलब मल्टीपल गॉड हो, मतलब सिर्फ उसका एक भगवान नहीं होना, बहुत अलग अलग तरह के भगवान होने, जैसे मल्टीपल गॉड्स। ओके, पॉलिथिस्ट, हम भी पॉलिथिस्ट हैं। हिंदूज को देख लो, वो भी पॉलिथिस्ट हैं। जैसे अलग अलग भगवान होते हैं सबके, शिव जी, गणेश जी, तो ये आगे हम पढ़ेंगे ग्रीक्सों के भी गॉड्स की, उनकी क्या है। तो जिनके मल्टीपल गॉड्स हो उन्हें हम पॉलिथिस्ट बोलेंगे, और जिसका सिर्फ एक ही भगवान होता है उसे हम मोनोलिथ बोलते हैं। तो चलिए कुछ रोमन और इटालियन गॉड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज जुपिटर, सेकंड इज जूनो, मार्स एंड मिनर्वा। ये तीन तो फैमिली के, जुपिटर फादर है, जूनो मदर है, और मार्स उनका सन है। और मिनर्वा चाहे उनकी मौसी समझ लीजिए आप, वैसे मौसी तो नहीं है पर अलग गॉड है। तो जुपिटर की बात करें, ये एक गॉड है कहाँ के, स्काई और थंडर के। ठीक है, मतलब बारिश लाना, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड है जुपिटर की गॉड। उनका मानना है रोमन और इटालियन गॉड, जैसे हमारे हिंदूज में इंद्र भगवान होते हैं, तो वैसे ही जुपिटर के भगवान किसके हैं, स्काई और थंडर के। जूनो जो गॉडेस है। मार्स की हम बात करें तो मार्स है वो सन है किसके, वॉर के, द गॉड ऑफ वॉर इज मार्स। मिनेर्वा की हम बात करें तो जो मिनेर्वा है वो गॉडेस है किस चीज की, विजडम और आर्ट की गॉडेस है। तो ये सारे चार गॉड थे मोस्टली जो ग्रीक्स और रोमन्स के हैं। तो क्या वही ग्रीक्स और रोमन्स ही थे उधर, नहीं, और भी हैं, जैसे और अदर रिलीजन्स है। जैसे एक बड़ा रिलीजन और है जुडाइज्म, वो भी मोनोलिथ नहीं है, वो भी क्या है, पॉलिनिथ है, तो पॉलिथिस्ट है। तो ये सारी चीजें थी हमारे मतलब इटालियंस और रोमन एम्पायर में जिन भगवान को वो मानते थे उनसे रिलेटेड थी। ठीक है, वर्शिप इन टेम्पल्स, ये तो भाई सबको पता है, भगवान होंगे तो टेम्पल्स के अंदर ही वर्शिप होंगे। पॉलिथिस्ट हैड नो कॉमन नेम्स, पॉलिथिस्ट के पास कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे हमारे है इधर। जैसे एक तो हम बोले कि हिंदूज इस साइड है, कुछ लोग इस्लामीज है, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं। तो ये सारे किसके बेसिस पे हैं, उनके भगवान के बेसिस पे ही तो है कि भाई ये लोग इस भगवान को मानते हैं तो इनका रिलीजन इनको इस नाम से बुलाएंगे। पर जो पॉलिथिज्म है उसके पास कोई कॉमन नेम नहीं है। जो ग्रीक्स और रोमन एम्पायर में ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाता था कि भाई तुम इस भगवान को मानने वाले हो तो ये तुम्हारा नाम है। ठीक है, फिर आगे हम देखें अनदर ग्रेट रिलीजन, ये देख लिया हमने, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर इन 4th and 5th century।
4th और 5th सेंचुरी में क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में जब हमारा बुक का फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें हमने देख लिया था कि 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर की अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रोमन एम्पायर की अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, मतलब अब रोमन एम्पायर है वो बिखेरना स्टार्ट हो जाता है, वो टुकड़ों में डिवाइड होना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। 4th और 5th सेंचुरी में क्रिश्चियनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं क्रिश्चियनाइजेशन क्या होती है। तो क्रिश्चियन से रिलेटेड है ये तो टर्म हमें पता चल गया कि फिर क्रिश्चियनाइजेशन और क्रिश्चियन से रिलेटेड है। तो ये हमारी बुक में डेफिनेशन भी दे रखी है। Christianization is the process by which Christianity spread among the different groups of population and became the dominant religion. तो पहले कोई रिलीजन डोमिनेंस में नहीं था, हमें पता है, पर क्रिश्चियनाइजेशन मतलब जो लोग क्रिश्चियंस थे और जो उनके फॉलोअर्स थे वो स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग अपना ग्रुप्स बना के, और लोगों को बताते हैं अपने रिलीजन के बारे में, उन्हें अपनी शिक्षा देते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो और क्रिश्चियन बन जाओ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिश्चियनाइजेशन। तो ये बहुत ही तेज गति से बढ़ता जाता है रोमन एम्पायर के अंदर, और इतना बढ़ जाता है कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, वो एक ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है। तो बिफोर ईयर 312, 312 साल पहले हमने देख लिया, मतलब उस टाइम जब 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि पॉलिथिस्ट थे लोग, ठीक है, अलग अलग भगवान को मानते थे। बट आफ्टर 312 हमने देखा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, खुद एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो खुद ने कॉन्स्टेंटाइन ने इस क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और इससे धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो क्या ये सारा प्रोसेस अचानक से हुआ? क्रिश्चियनिटी डिडंट डिसअपियर ओवरनाइट। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी हुई चेंज, मतलब रिलीजन डोमिनेंस में आया। अचानक से नहीं हुआ कि हाँ भाई आज एम्परर ने ऐलान कर दिया कि मैं क्रिश्चियनिटी में चेंज हो रहा हूँ तो तुम भी सब हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। Conflict started, confrontation between Christian missionaries and other religions. अब भाई कुछ जो लोग इनकी क्रिश्चियंस की बातों में आ गए, उन्होंने तो बोल दिया ठीक है हम ले जाएंगे आपके साथ, हम भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पर जो कुछ अदर रिलीजियंस के लोग जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में थे, इन क्रिश्चियन मिशनरीज जो मतलब फॉलोअर्स और जो अदर रिलीजन के जो लोग थे, उनके बीच में लड़ाई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं कि भाई आप हमारे लोगों को ऐसे कैसे चेंज करा रहे हो। ठीक है, क्रिश्चियन बिशॉप्स condemned the beliefs and practices of pagans more than Christian laity. अब इस चीज का मतलब क्या होता है, ये सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है, तो ये मैंने आपको एक ट्रांसलेट करके दी है, ये देखो। ओके, क्रिश्चियन बाइशॉप्स, पहले हम बाइशॉप्स का मतलब भी देख लेते हैं। अच्छा, बाइशॉप्स का नहीं दिया मैंने। ओके, सो बाइशॉप्स क्या होते हैं? जैसे क्लर्जी, सबसे हाँ, जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा जो लीडर होता है, जो सबसे बड़ा हेड होता है, क्लर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो होते हैं बिशॉप्स। तो ईसाई धर्माध्यक्षों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ने ईसाई सामान्य लोगों से अधिक अन्य जातियों के विश्वासों और प्रार्थनाओं की निंदा की। मतलब जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो सीधी सी अपन एकदम शॉर्ट में पढ़ लेंगे इस चीज को, जो फॉलोअर्स थे, ओके, कहाँ के फॉलोअर्स? जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स थे, उन्होंने लोगों को बोला कि हमारे धर्म में आइए, हमारे धर्म की ये विशेषताएं हैं। और जो दूसरे अदर रिलीजियंस थे, उनके बारे में उन्होंने बुराइयां की, बोला कि ये क्या रिलीजन है। मान लीजिए कोई, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ? तो ये एक बार पढ़ लीजिए कि भाई इसका मतलब हिंदी में क्या है। तो ईसाई धर्माध्यक्षों ने ईसाई सामान्य लोगों से, मतलब जो लीडर्स थे क्रिश्चियनिटी के, उन्होंने फॉलोअर्स को, जो ईसाई क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को बोला कि अधिक अन्य जातियों से, मतलब जो अदर रिलीजियंस हैं, उनके विश्वासों और प्रार्थना, उनकी जो बिलीव्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी निंदा की, मतलब उनको ठुकराया कि भाई हम ऐसा, मतलब ये रिलीजन अच्छा नहीं है, उसके बारे में बुराइयां की उन्होंने। तो
ये बात थी उसमें कि जो क्रिश्चियन बाइशॉप्स है कंडेम्ड द बिलीव्स, कंडेम मतलब हमने अभी देखा निंदा की, ठुकराया बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पगान्स। पगान्स इसका मतलब यही है अदर रिलीजन, ठीक है। पगान्स का मतलब क्या है, अदर रिलीजन्स मोर देन क्रिश्चियन लेटी। तो क्रिश्चियन लिटी का भी अपन मतलब देख लेंगे, पर अभी हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि जो क्रिश्चियन बाइशॉप्स थे, जो फॉलोअर्स थे क्रिश्चियंस के, और जो लीडर्स थे, जो क्लर्जी लोग थे, वो जो उनकी जो टेक्निक थी अपनाई जाती थी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की, वो थी कि वो दूसरे रिलीजियंस की जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थी, जो उनकी प्रार्थनाएं थी, वो जिस तरीके की चीजों पे विश्वास करते थे, उनको वो ठुकराया। उन्होंने बोला कि ये कुछ अच्छी चीज नहीं है, ये थोड़ी होता है रिलीजन के अंदर, मतलब अपने रिलीजन को डोमिनेंस में लाना चाहते थे वो। लेटी का मतलब इधर दे रखा है, द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी एज अपोज टू द प्राइस्ट और क्लर्जी हु हैव ऑफिशियल पोजीशन विद द कम्युनिटी। मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब पहली बात तो ये याद रखनी है, ऑफिशियल पोजीशन विद द कम्युनिटी। मतलब ऐसा मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर रिलीजन का है, क्रिश्चियनिटी को अलावा उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये कम्युनिटी का, कम्युनिटी से जानती भी है, ठीक है, ये भैया भाई साहब ए है, ये इंसान अगेंस्ट में है क्लर्जी के या फिर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में है, ठीक है। द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी का इंसान, मतलब क्रिश्चियनिटी को छोड़ के दूसरे रिलीजन का मेंबर है वो, और अपोज करता है प्राइस्ट या क्लर्जी को, और जिसकी आइडेंटिटी क्या है, वो है वो ऑफिशियल पोजीशन विद इन द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में अच्छी खासी उसकी मतलब जान पहचान है, फेमस है भाई, ठीक है। तो ये था लिटी। तो आई थिंक समझ में आ गया है, क्रिश्चियन बाइशॉप्स कंटेम द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पगान्स मोर देन क्रिश्चियन लेटी। पगान्स क्या है, अदर रिलीजन। ओके, अब आगे चलते हैं हम रोमन एम्पायर की तरफ। अब हम इधर से देखेंगे कि भाई रोमन एम्पायर है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि रोमन एम्पायर वेस्टर्न पार्ट से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कहानी थी उसकी, अचानक से रोमन एम्पायर में ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो रोमन एम्पायर अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, ठीक है। जो रोमन एम्पायर है, इधर नीचे नहीं है, ओके हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं। जो रोमन एम्पायर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, किसने, कॉन्स्टेंटाइन ने, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्यों, नई कैपिटल बना के, एक कैपिटल तो थी रोम और एक बना दी कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन थी ईस्ट पार्ट में और जो रोम थी वो वेस्ट पार्ट में थी। तो इसी कारण रोम को हम दो पार्ट्स में अब पढ़ेंगे, एक तो था ईस्टर्न पार्ट और एक था वेस्टर्न पार्ट। तो चलिए आप ऊपर पढ़ लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा था, जनरल प्रोस्पेरिटी, पॉपुलेशन वाज एक्सपांडिंग डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेग। प्लेग बीमारी के आने पर भी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी हेल्दी मतलब हेल्दी बच्चे हो रहे थे, हेल्दी पॉपुलेशन थी, हेल्दी सिटीजन्स थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल अच्छा खासा ईस्टर्न पार्ट था, एकदम नॉर्मल सिटी, अच्छी सिटी के, हेल्दी सिटी का पार्ट बन रहा था ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। जनरल प्रोस्पेरिटी मतलब जो लोग थे वो भी अमीर थे, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, अच्छी चल रहा था सिटी, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट की तो हमने देखी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उधर से। पर अब हम वेस्टर्न पार्ट की तरफ देखते हैं। एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली डिवाइड, वेस्टर्न एम्पायर है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो पॉलिटिकली अब डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि अलग अलग रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से अब लोग रोमन एम्पायर के वेस्टर्न साइड में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन तो है जर्मन ट्राइब्स, जर्मन ग्रुप्स फ्रॉम नॉर्थ। हमने नॉर्थ में पहले भी पढ़ा था, राइन और डेन्यूब के साइड जर्मन ट्राइब्स का हमला, जर्मन ट्राइब्स हमला कर देती है नॉर्थ से, राइन और डेन्यूब के साइड उधर रोमन एम्पायर के जो लोग हैं उनको खाली करना पड़ता है। तो वही वेस्टर्न पार्ट है, जो जर्मन ट्राइब्स है टुक ओवर द प्रोविंसेस एंड एस्टैब्लिश किंगडम, उन्होंने बहुत सारी प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कर ली और अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। हर कुछ ट्राइब्स का एग्जांपल है क्लोथ्स, वंडर्स, लोअर बार्ट्स, ठीक है। अब थोड़ी ईस्टर्न एम्पायर की हम और बातें कर लेते हैं। ओके, Eastern Empire, region of Justinian. Justinian recaptured Africa from Vandals in 533, recovered Italy from Ostrogoths, paved the way for Lombard invasions.
अब इसमें क्या होता है, देखो पहले हम मैप के साथ पढ़ लेते हैं ये थोड़ा। ओके, तो इधर हमें पता चल गया कि जर्मन ट्राइब्स का हमला हो जाता है। ठीक है, जर्मन ट्राइब्स नॉर्थ से अटैक कर देती है, तो वो पहले हम ट्राइब्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये तो है किंगडम ऑफ विस्कॉट्स, किंगडम ऑफ फ्रैंक्स, किंगडम ऑफ वंडल्स, और ये रहा रोम, और ये रोम पे कौन आ गया, ऑस्ट्रोगोथ्स। ठीक है, तो इधर हमें जो बात ध्यान रखनी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, क्या पढ़ा कि रिकवर्ड इटली फ्रॉम ऑस्ट्रोगोथ्स, किसने किया, जस्टिनियन ने। तो ये रोम है, रोम की जो टेरिटरी है, एक टेरिटरी ही मान लीजिए जस्टिनियन ने, तो ये ईस्टर्न पार्ट में है जस्टिनियन। तो जस्टिनियन ने सोचा कि हमें वेस्टर्न पार्ट को थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए, तो वेस्टर्न पार्ट में कौन था, रोम था, और इधर क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। अब क्या हुआ, इधर जर्मन ट्राइब्स का अटैक हो रहा था, तो इधर आप देख सकते हो किंगडम ऑफ विस्कोथ, ये तो सारे जर्मन ट्राइब्स ने अटैक कर रखा है। आगे क्या हुआ, किंगडम ऑफ ऑस्ट्रोगोथ्स, ये भी जर्मन ट्राइब है, तो इन्होंने रोम कैपिटल पे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर जस्टिनियन आते हैं और इनको मतलब हार देते हैं इनको, मतलब बोलते हैं कि भाई तुम लोग हट जाओ यहाँ से, वो लड़ाई वगैरह करते हैं, वॉर क्रिएट हो जाती है उधर। फिर क्या होता है, ये तो हट जाते हैं ऑस्ट्रोगोथ्स, लेकिन फिर क्या आ जाते हैं, लोम्बार्ड आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, लोम्बार्ड। लोम्बार्ड किंगडम इधर स्टैब्लिश हो जाता है, और वेस्टर्न पार्ट अब पूरा का पूरा टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। क्यों, कुछ पार्ट तो किंगडम ऑफ विस्कॉट्स ले जाते हैं, कुछ का पार्ट किंगडम ऑफ फ्रैंक्स ले जाते हैं, कुछ पार्ट किंगडम ऑफ वंडल्स ले जाते हैं, और फिर किंगडम ऑफ ऑस्ट्रोगोथ्स को तो चलो हटा दिया, पर फिर उधर कौन आ जाते हैं, लोम्बार्ड आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है वो टुकड़ों में शेटर्ड हो जाता है, पूरा एम्पायर टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो इससे से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इज द डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर की उल्टी गिनती स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। By the 7th century was between Iran and Roman Sasanian launched attack in all major eastern provinces. ईरान और रोमन के बीच में, ईरान और रोमन दोनों के अंदर ससानियन डायनेस्टी अटैक कर देती है ईस्टर्न प्रोविंसेस में। ठीक है, तो इधर आप अगर इजिप्ट है तो देख लो, इजिप्ट नहीं है, तो इजिप्ट तो हमें पता था ईस्टर्न साइड में है, हमने टैक्सेशन टाइम में भी पढ़ा था कि वो लगभग 24,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड टैक्स पे करते, तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट थी ये इजिप्ट। उसे ससानियन डायनेस्टी ईस्टर्न पार्ट से अपने अंदर अटैक करके कनकर कर लेती है उसे। तो इधर हमने देख लिया पहले तो वेस्टर्न पार्ट कैसे टुकड़ों में डिवाइड हुआ, और अब कैसे धीरे धीरे ईस्टर्न साइड भी रोमन एम्पायर की जाते हुए हमें नजर आ रही है। अराउंड 620 by Gentium recovered these provinces finally collapsed due to south eastern inventions। पर उस टाइम क्या होता है फिर, बाइजेंशियम ना, कहाँ गया, यस, बाइजेंशियम। ठीक है, बाइजेंशियम क्यों, अब हम इसे बाइजेंशियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें सिर्फ बाइजेंशियम अर्बन सेंटर ही बचा है, बाइजेंशियम ही बचा है अब पूरे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। अगर हम बात करें तो अब वो रोमन एम्पायर नहीं रहा, बाइजेंशियम रहा, तो बाइजेंशियम ने सोचा क्यों ना मैं इजिप्ट को बचा लेता हूँ। इजिप्ट को वो बचा तो लेता है, पर फिर ईरानियंस का हमला हो जाता है, ईरानियंस उसको अपने अंदर नीचे अंडर में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी तक पूरा पूरा फिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था उसकी हिस्ट्री, रोमन एम्पायर की ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ऑफ एशियन हिस्ट्री। ये ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन है पूरी एशियन वर्ल्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि इतने बड़े रोमन एम्पायर को ईरानियंस ने कंट्रोल कर लिया अचानक से,
उससे ही एक पॉलिटिकल, एक सबसे बड़ा धमाकेदार रेवोल्यूशन था एशियन वर्ल्ड के अंदर। लार्ज पार्ट ऑफ बोथ द रोमन एंड ससानियन फॉलन टू अरब्स। दोनों, कौन कौन, रोमन्स भी और ससानियन, हमें पता है ईरान के, दोनों किसके अंदर में आ जाते हैं, फिर अरब के अंदर आ जाते हैं। तो पहले रोमन से ईरान और ईरान से अब किसके अंदर आ जाएंगे, अरब। तो इन सब को कंट्रोल किसने किया है, अरब ने किया है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, डाउनफॉल, लास्ट एंटिक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। पर फिर भी हम ये जो चैप्टर है उसकी जो बुक रीडिंग है, पीडीएफ है, उससे एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल दैट बनते रहिए। ये जो टॉपिक्स है, ये जो वीडियोस है, एक बार वापस रिवाइज कीजिए। इसमें मैप टू मैप एक्सप्लेनेशन है जो आपके लिए चैप्टर समझने में काम आएगी। अगली वीडियो में हम पीडीएफ के साथ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज को अच्छे से समझेंगे। तो टिल दैट, लाइक दिस सेशन, बाय।